नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 11वां अध्याय, पिताजी के साथ। गर्मी के मौसम में मालगुडी दक्षिण भारत के सबसे भयंकर कस्बों में से एक हो जाता था। कई दफे साये के नीचे भी तापमान 110 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता था और दोपहर 12 और 3 बजे के बीच हर दिन सड़कों पर धूल छा जाती और वे वीरान हो जाती थीं। जानवरों में सबसे ज्यादा चलने फिरने वाले गधे और कुत्ते भी सड़कों के एक किनारे हो लेते, जहां ऊंचे मकानों और पेड़ों की पतली लकीर सी छाया गिर रही होती और भभकता हुआ सूरज पश्चिम की तरफ जा रहा होता। लेकिन गर्मी की एक खास बात और भी है। ये उन्हीं पर असर दिखाती है जो इसके बारे में सोचते हैं। स्वामीनाथन, मणि और राजम को आश्चर्य होता यदि कोई उनसे यह कहता कि मालगुडी की गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। उन्हें तो दोपहर और उसके बाद का समय दिन का सबसे मजेदार हिस्सा लगता था। वही सूरज जो मिल मैनेजर मिस्टर हेंटल को कोदई कनाल पहुंचा देता, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर कृष्णन की पगड़ी को तपन से भर देता और उन्हें यह शिकायत करने को मजबूर कर देता कि उन्हीं का काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो उन्हें तेज धूप और आंधी पानी में जहां तहां आने जाने को विवश करता है। वही सूरज स्वामीनाथन के घुंघराले, मणि के कपड़े जमे हुए और राजम के बहुत छोटे कटे हुए बालों वाले सिरों पर भी बरसता, लेकिन उन्हें जरा भी परेशान नहीं करता था। वही सूरज जो धरती को इतना ज्यादा भून कर रख देता कि यूरोप वालों में सबसे अधिक भारतीय मिस्टर शेट्टी को, जिनकी कस्बे से बाहर खाली पड़े बंगले में चावल की मिल चलती थी, इलाके के रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे कौन है और कहां से आए हैं। वे अपने नौकर और ग्राहकों से बहुत साफ तमिल में सब तरह की बातें करते थे और हमेशा सादा कमीज, निक्कर और चप्पलें पहने सब जगह घूमते फिरते थे। एक दिन गलती से 2-3 कदम नंगे पैर चलते ही गर्मी से चीख पड़े। वही सूरज इन तीनों दोस्तों को कभी एक छत के नीचे रहते नहीं देख पाता था। तीनों दोस्त उस दिन म्युनिसिपल सीमा से आधा मील दूर ट्रंक रोड पर एक छोटी सी पुलिया पर बैठे थे। पुलिया के नीचे बिछी थोड़ी सी रेत पर पानी की एक धारा बहती थी, जो कुछ दूर जाकर सरयू नदी से मिल जाती थी। यहां कोई पेड़ नहीं था और सूरज की तपन सीधे उन पर पड़ती थी। सड़क के दोनों ओर धान के खेत थे, जो धूप में जलकर खुश्क ठूंठों में बदल गए थे, जो दूर दूर तक एक सार फैले थे और जिनके बीच कहीं कहीं आम और नारियल के झुरमुट दिखाई दे जाते थे। बड़ी ट्रंक रोड एकदम सूनी पड़ी थी। बस कभी कभी एक आध बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे जाती थी। राजम ने मणि से कहा, मेरा ख्याल है तुम उतना ही करते जितना मैंने करने को कहा था। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। स्वामीनाथन ने शिकायत के लहजे में कहा, हाँ राजम, मैंने इसे गाड़ी वाले का बेटा दिखा दिया था और जैसी योजना बनी थी वापस लौटने ही वाला था। अचानक पलटकर यह मुझे जान से मार डालने में जुट गया। यह कहकर उसने मणि को गुस्से से देखा। मणि बहुत उदास था। बोला, मुझे पता है कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने सोचा कि उस वक्त मेरे दिमाग में जो प्लान आया उससे काम बन जाएगा। अगर मैं फिरकिनी को कसकर पकड़े होता तो मैं लड़के को काबू कर लेता और अब तक वो कहीं कमरे में बंद चीख रहा होता। उसकी आवाज में अफसोस था। स्वामीनाथन ने अपनी गर्दन सहलाते हुए कहा, अभी भी दर्द होता है। कीलाचेरी की उस घटना के बाद मणि को स्वामीनाथन को यह समझाने में 3 घंटे लगे थे कि उस पर किया गया हमला असली नहीं था। राजम ने कहा, फिर भी तुम्हें इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। दोस्तों, मणि ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम मुझे इसकी सजा देना चाहो तो मैं 10 मिनट सिर के बल खड़ा रहने को तैयार हूं। मैं तो लड़के को यह दिखाने के लिए स्वामी के सिर को जरा सा खरोंचने लगा था कि मैं उसका दुश्मन हूं। तभी दूर से घंटियों की टुन टुन सुनाई दी। चटाइयों से ढकी एक गाड़ी, जिसे एक सफेद बैल खींच रहा था, सड़क पर चली आ रही थी। जब वो पुलिया के काफी पास आ गई, तीनों उठे, आगे बढ़े और एक साथ खड़े होकर बोले, रोको गाड़ी को। एक छोटा सा गांव का लड़का गाड़ी चला रहा था। राजम ने फिर चिल्लाकर कहा, गाड़ी को क्यों नहीं रोकते बेवकूफ लड़के? स्वामीनाथन बोला, अगर ये रोकेगा नहीं तो हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे और गाड़ी भी जब्त कर लेंगे। अब लड़के ने कहा, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? चुप रहो, मणि ने हुक्म दिया और बड़ी गंभीरता से गाड़ी के इर्द गिर्द घूमकर उसके पहिए देखने लगा। फिर नीचे झुककर उसने उसके नीचे नजर डाली। बोला, गाड़ी वाले नीचे उतरो। गाड़ीवान ने विनती की, लड़कों, मुझे जाना है। तुम लड़के किसे कह रहे हो?
जानते नहीं हम कौन हैं? स्वामीनाथन ने इसमें जोड़ा। हम सरकारी पुलिस वाले हैं और तुम जैसे चोरों को पकड़ना हमारा काम है। राजम ने धमकी दी। एक भी शब्द बोले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लड़के को इन पर संदेह तो हुआ, लेकिन उसे यह भी लगा कि कहीं इनकी बात सच ही ना हो। मणि ने पहिए को ठोक कर देखा और बोला, ये पुलिया कमजोर है, पास दिखाओ तभी हम तुम्हें इस पर से जाने देंगे। लड़का कहने लगा, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए, जल्दी पहुंचना है। चुप रहो, राजम ने हुक्म दिया। अब स्वामीनाथन ने जानवर की जांच की और कहा, यहां आओ। लड़का उतरने से कतरा रहा था। मणि ने उसे हाथ पकड़कर खींचा और स्वामीनाथन के सामने लाकर खड़ा किया। स्वामीनाथन ने उसे घूर कर देखा और बैल का पेट दिखाते हुए पूछा, गधे, तुमने जानवर को साफ क्यों नहीं किया है? लड़के ने डरते डरते जवाब दिया, लेकिन मैंने तो उसकी सफाई की है। तो फिर यह इस जगह काला क्यों है? स्वामीनाथन ने बैल के पेट पर एक निशान दिखाते हुए पूछा। अरे ये निशान, ये तो इसके पैदा होने से ही यहां पर है साहब। जन्म से है? तुम मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? स्वामीनाथन चिल्लाया और पैर उठाकर उसे मारने को आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथी अब शांत होने लगे थे। चलो बदमाश को पास बना दो और छुट्टी करो, राजम ने दया दिखाते हुए कहा। स्वामीनाथन ने एक पेंसिल का टुकड़ा निकाला और जेब से एक तुड़ी मुड़ी नोटबुक निकाली, जिसे वो नियमित रूप से अपने साथ ही रखता था। इसमें वो हर तरह की बातें नोट करता था कि कितनी साइकिलें उसके बगल से गुजरी, कितने लोग नंगे पैर चल रहे थे, कितने लोग जूते या चप्पल पहने थे, वगैरह वगैरह। उसने कागज पर पेंसिल चलानी शुरू की। मणि ने बैल की रस्सी पकड़ी और उसे दूसरी तरफ घुमाया। ड्राइवर ने इसका विरोध किया, लेकिन मणि ने कहा, फिक्र मत करो, इसे यहीं खड़ा होना है, सीमा यही है। लेकिन मुझे इस तरफ जाना है साहब। तुम घूम कर उधर से जा सकते हो। राजम ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? करूपन, लड़के ने जवाब दिया। स्वामीनाथन ने नाम लिख लिया। उम्र? उम्र पता नहीं मुझे। उम्र ही पता नहीं? स्वामी 100 साल लिख दो, राजम बोला। अरे साहब 100 साल कैसे? चुप रहो और काम की बात करो। तुम्हारी उम्र 100 साल है, मना करोगे तो जान से मार दूंगा। अच्छा बैल का नाम बताओ। पता नहीं साहब। स्वामी इसका नाम भी करुप्पन लिख लो। साहब ये तो मेरा नाम है, बैल का नहीं। उन्होंने ये बात नहीं सुनी और बैल का नाम भी करुप्पन लिख लिया। जा कहां रहे हो? सेथुर। स्वामीनाथन ने यह भी लिख लिया। वहां कितने दिन रहोगे? वहीं मेरा घर है साहब। अच्छा ये बात है। यहां क्यों आए थे? हमारे मुखिया ने रेलवे शेड के लिए नारियल के 10 थैले भेजे थे। स्वामीनाथन ने नोटबुक में हर बात पूरी नोट कर ली। फिर तीनों ने कागज पर दस्तखत किए, उसे फाड़ा और लड़के को दे दिया। फिर कहा, अब जा सकते हो। मई के दूसरे हफ्ते में पिताजी की कचहरी की छुट्टियां हो गई और वे शाम घर पर ही बिताने लगे। स्वामीनाथन को यह अच्छा नहीं लगा। उसे डर हुआ कि अब वो मणि और राजम के साथ मटर गश्ती में अपना वक्त बिता नहीं सकेगा। यही हुआ भी। छुट्टियां शुरू होने के तीसरे ही दिन स्वामीनाथन जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था, पिताजी ने उसे रोका और कहा, यहां आओ स्वामी। पिताजी घर के छोटे से आंगन में बिल्कुल घरेलू ढंग की पोशाक, सादा धोती और बनियान पहने खड़े थे, जो स्वामीनाथन को इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि इससे साफ जाहिर होता था कि अब उनका कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है। कहां जा रहे हो तुम? कहीं नहीं। कल इस वक्त तुम कहां थे? यहीं था। झूठ बोल रहे हो, कल तुम यहां नहीं थे। इस वक्त तुम कहीं नहीं जाओगे। तभी मां भी कहीं से प्रकट हो गई और बोली, हां बिल्कुल ठीक है, इतनी तेज धूप में बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। ये इसी तरह घूमता रहा तो चक्कर आकर बीमार पड़ जाएगा। मां के इस समर्थन के बिना भी पिताजी हमला जारी रख सकते थे, पर अब उन्होंने कुछ कर दिखाने की ठानी। उन्होंने स्वामी से अपने कमरे में चलने को कहा, जो उनके ही ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था। कितने दिन से तुमने अपनी किताबों को हाथ नहीं लगाया है? उन्होंने स्वामी की धूल से जमी किताबों के ऊपर फूंक मारते हुए पूछा, और मेज के कोने में एक मेहनती मकड़ी उन किताबों तक जो एक बड़ा सा जाला बुनने में लगी थी, उसे साफ करने आगे बढ़े। स्वामी को लगा कि यह सवाल उनकी वादा खिलाफी का सबूत है। क्या स्कूल की छुट्टियों में भी मुझे पढ़ाई करनी है? तुम्हारा ख्याल है कि तुम बीए पास कर चुके हो? पिताजी ने सवाल किया। मेरा मतलब यह है कि जब स्कूल बंद हो चुका है, कोई इम्तिहान नहीं होने हैं, तब भी मैं किताबों में लगा रहूं? वाह क्या सवाल किया है। पढ़ना नहीं है।
लेकिन आपने तो कहा था कि जब इम्तिहान खत्म हो जाए तब मुझे पढ़ना नहीं है। इन दिनों तो राजम भी नहीं पढ़ता। ये वाक्य पूरा करते ही उसे याद आया कि राजम भी बड़ी तुर्शी से शिकायत कर रहा था कि छुट्टियों में भी एक ट्यूटर हफ्ते में 3 दिन आकर 2 घंटे रोज उसे परेशान करता है। उसने सोचा कि उसने पिताजी से जो कहा वही सच होता तो कितना अच्छा होता। पिताजी ने स्वामीनाथन के जवाब को सुना नहीं। वे उसके सिर पर सवार होकर उससे मेज और धूल से भरी किताबें साफ करवाने लगे। स्वामी भी जोर शोर से जिल्दों पर चढ़ी धूल को फूंक फूंक कर साफ करने में जुट गया। उसने मकड़ी को बड़ी सावधानी से पकड़ा और बाहर फेंकने के लिए खिड़की तक ले गया। उसे बाहर हवा में लटकाया और कुछ देर तक ध्यान से उसे देखता रहा। वो अपने एक बुने धागे को पकड़े थी जो सूरज की रोशनी में तेज चमक बिखेर रहा था। इधर देखो, मकड़ी बाहर फेंकने में तुम सारा दिन लगा दोगे? पिताजी ने सवाल किया। स्वामीनाथन को अचानक ख्याल आया कि मकड़ी को बाहर फेंकने के बजाय अपने पास ही रख ले और पालतू बना ले। इसे फेंक देना गलत काम होगा। उसने मकड़ी को जेब में डाल लिया और हाथ खिड़की से बाहर निकालकर उसे फेंकने का नाटक करके अपनी मेज के पास लौट आया। देखो जरा, तुमने अपनी अंग्रेजी की किताब किस तरह रखी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? यह सुनते ही स्वामीनाथन ने लाल जिल्द वाली 4th रीडर उठाई, उसे खोला, दोनों तरफ की जिल्द झटके से साफ की, फिर उस पर लगे तेल के धब्बों को हाथ से रगड़ रगड़ कर छुटाने लगा। कोई कपड़ा लेकर आओ, किसी चीज को साफ करने का यह ढंग नहीं है। जाओ, कहीं से कपड़े का टुकड़ा लेकर आओ। पिताजी ने आधी शांति और आधा अधैर्य दिखाते हुए कहा। स्वामीनाथन ने इधर उधर देखा, फिर बोला, पिताजी यहां तो कोई कपड़ा दिखाई नहीं देता। भीतर जाकर देखो। यह सुझाव उसे अच्छा लगा। वो बाहर आया और सबसे पहले दादी के पास पहुंचा। दादी, मुझे कपड़े का टुकड़ा चाहिए, जल्दी से दे दो। मैं कहां से लाऊं कपड़े का टुकड़ा? अब मैं कपड़ा ढूंढने कहां जाऊं? वो धीरे से बोला, फिर जैसे शिकायत की, अगर छुट्टियों में भी पढ़ाई करनी पड़े तो छुट्टियां देने की जरूरत ही क्या है? क्या बात है बेटा? यह सहानुभूति बटोरने का अच्छा मौका था। उसने रोनी आवाज में कहा, पता नहीं राजम और मणि क्या सोचेंगे। वे वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं यहां फिजूल के कामों में लगा हूं। दादी, पिताजी को करने के लिए कोई काम नहीं मिलता तो वे जाकर सो क्यों नहीं जाते? पिताजी ने कमरे से आवाज लगाई, मेला कपड़ा? स्वामीनाथन ने जवाब दिया, दादी के पास कोई कपड़ा नहीं है, मैं मां के पास देखता हूं। मां पीछे दालान में चटाई पर बैठी थी, बच्चा गोद में सो रहा था। स्वामीनाथन ने उसे घूर कर देखा। कुछ मिनट पहले पिताजी को दी गई उसकी सलाह अभी तक उसके मन में चुभ रही थी। उसने धीरे से फब्दी कसी, आप बहुत ग्रेट हैं, हम गरीबों को अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? क्या कहा? मां की समझ में उसकी बात नहीं आई। वो तो भूल भी गई थी कि अभी कुछ मिनट पहले उसने स्वामी के बारे में पति से क्या कहा था। आपको मेरे बारे में कहानियां नहीं बनानी चाहिए, पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। उसे इस विषय में और भी कुछ कहना अच्छा लगता, लेकिन पिताजी बेसब्री से कपड़े का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने फौरन जरूरत की बात की, मुझे कपड़े का टुकड़ा चाहिए। कपड़ा? कैसा कपड़ा? मुझे क्या पता कैसा, मुझे अपनी किताबें ठीक ठाक करनी है। छुट्टियां बिताने का अच्छा ढंग है। इस वक्त मेरे पास कपड़ा नहीं है। ठीक है, आप कपड़ा नहीं दे सकती? ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा। बच्चे के नीचे एक कपड़ा लगा था। क्षण भर में वो नीचे झुका, बच्चे को लुढ़काया और उसके नीचे से कपड़ा निकालकर चलता बना। वो अपनी सब परेशानियों के लिए मां को ही जिम्मेदार मानता था, इसलिए बच्चे को परेशान करके उसका कपड़ा निकाल ले जाने से उसे बहुत चैन मिला। अब बड़े संतोष के साथ मेज को तिरछा किया और उस पर रखी सभी चीजें एक साथ जमीन पर गिरा ली। फिर उनको एक एक करके उठाकर कपड़े से साफ करके मेज पर जमाने लगा। पिताजी उसे ध्यान से देख रहे थे। इस तरह तुम अपनी चीजें लगाते हो? तुमने छोटी छोटी चीजें तो नीचे रख दी और बड़ी वाली उनके ऊपर रखे हो। इन कॉपियों को निकाल लो और एटलस सबसे नीचे रखो। मां बच्चे को गोद में लिए भीतर आई और पिताजी से शिकायत करने लगी, देखो जरा इस लड़के को, बेबी का कपड़ा निकाल लाया। इस घर में इस पर काबू रखने वाला कोई नहीं है। पता नहीं कब तक इसके स्कूल की छुट्टी रहेगी। स्वामीनाथन ध्यान से अपना काम करता रहा। पिताजी ने मां की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सोए हुए बेबी के गाल पर हल्की सी चुटकी काटी, जिससे बिगड़कर मां कमरे से बाहर चली गई। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में हाथ में स्लेट और पेंसिल लिए बैठा था। उन्होंने गणित की किताब खोली और बोलना शुरू किया। राम के पास 10 आम हैं और इन्हें बेचकर वो 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को 4 आम चाहिए, उसे इनके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? स्वामी ने सवाल लिख लिया और ध्यान से उसे देखने लगा। जितनी दफा वो उसे पढ़ता, उसे उसमें एक नया अर्थ दिखाई देता। उसे लगने लगा कि वो एक बड़ी जबरदस्त उलझन में फंस गया है।
पहले तो आम का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी भर आया। फिर उसने सोचा कि राम ने 10 आमों का दाम 15 आने ही क्यों तय किया। राम खुद कैसा आदमी होगा, जरूर ये शंकर की तरह होगा जो 10 आमों के दाम 15 आने ही लगाने का पक्का निश्चय कर चुका है। अगर राम शंकर की तरह का आदमी है तो कृष्ण मटर की तरह होना चाहिए। यह सोचकर उसे कृष्ण पर दया आने लगी। पिताजी ने अखबार के ऊपर सिर उठाते हुए पूछा, सवाल कर लिया? पिताजी, मुझे यह बताइए कि आम पके हुए हैं या नहीं। पिताजी ने उस पर एक हल्की सी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, पहले सवाल हल करो, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आम पके हुए हैं या नहीं। यह सुनकर स्वामीनाथन निराश हो गया। पिताजी अगर इसी वक्त यह बता देते कि राम पके हुए आम बेचने की कोशिश कर रहा है या कच्चे तो कितना अच्छा होता। अब बाद में बताने से क्या फायदा होगा। वो बड़ी शिद्दत से यह महसूस कर रहा था कि सारी समस्या का हल इस बात में ही है। बिना पके आमों के दाम 15 आने लगाना तो बड़ी बेईमानी होगी, और अगर राम ये करने में कामयाब हो जाए तो ये उसके स्वभाव के अनुरूप ही होगा। उसके लिए स्वामीनाथन के मन में बड़ी तेजी से नफरत बढ़ती चली जा रही थी। पिताजी, मैं ये सवाल हल नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने स्लेट खिसका दी। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम साधारण अनुपात का मामूली से सवाल हल नहीं कर सकते? ये चीज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। स्लेट इधर लेकर आओ, मैं तुम्हें अभी ऐसे सवाल करना सिखाता हूं। ये जादू देखने का स्वामीनाथन इंतजार करने लगा। पिताजी ने सवाल को ध्यान से देखा और पूछा, 10 आमों की कीमत क्या है? स्वामी ने सवाल पर यह जानने के लिए नजर डाली कि आमों की कीमत उसमें कहां लिखी हुई है। फिर बोला, मुझे नहीं मालूम। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। सवाल को पढ़ो। राम 10 आमों की क्या कीमत चाहता है? स्वामीनाथन ने सोचा, 15 आने ही तो चाहता है, लेकिन ये उनकी कीमत कैसे हो सकती है? राम तो लालच में पड़कर इतनी कीमत चाहता है। क्या ये उनकी सही कीमत है? फिर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आम पके हुए हैं या नहीं। अगर पके हुए हैं तो 15 आने सही कीमत मानी जा सकती है। अगर उसे इस बारे में पूरी जानकारी होती। राम आमों के लिए कितने पैसे चाहता है? 15 आने, स्वामीनाथन ने उत्तर दिया, यद्यपि उसे यह सही नहीं लगा। बिल्कुल ठीक। अब यह बताओ कि कृष्ण को कितने आमों की जरूरत है? 4 आमों की कीमत कितनी हुई? पिताजी को जैसे उसे तंग करने में मजा आ रहा था। उसे क्या पता कि यह बेवकूफ कृष्ण कितने पैसे देगा। देखो, मैं तुम्हारी ठुकाई करने का विचार कर रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा है? 10 आमों के दाम है 15 आने, तो एक का दाम क्या हुआ? बताओ। अगर नहीं बताया तो। उन्होंने स्वामीनाथन के कान पकड़े और धीरे से मरोड़े। स्वामीनाथन ने जबान नहीं खोली, क्योंकि वो ये नहीं तय कर पा रहा था कि इस सवाल के जवाब के लिए जोड़ करना पड़ेगा या बाकी या गुणा या भाग। इसमें जितनी देर लगती उतनी ही कान की उमेठ बढ़ती जा रही थी। अंत में थक कर पिताजी जब गुस्से से मुंह खोले जवाब का इंतजार करते हुए बोले, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम नहीं बताते कि 10 आमों के 15 आने के हिसाब से एक आम के कितने पैसे हुए। पिताजी को यह क्या हो गया है? स्वामीनाथन आंखें झपकाते हुए सोचने लगा। इस वक्त आमों की कीमत जान लेने की क्या जरूरत आ पड़ी है? पर अगर वे कीमत जानने के लिए इतने उतावले हो उठे हैं तो वो बाजार जाकर खुद पता क्यों नहीं कर लेते? क्यों उसे इतना परेशान करने में लगे हैं? रामों और कृष्णों की ये सारी जाति का मनचाही संख्याओं में आमों की कीमत जान लेने के लिए पूरे और टुकड़ों में पैसे देने की गणना करने का ये काम बहुत झमेले का हो गया है। अंत में पिताजी ने हार मान ली और कहा, एक आम की कीमत हुई 15/10 आने। अब बताओ ये कितने हुए? अब वे उसे गणित के सबसे डरावने हिस्से भिन्न की तरफ ले जा रहे थे। स्लेट मुझे दीजिए, मैं निकालता हूं। ये कहकर उसने पिताजी से स्लेट ले ली और हल निकालने लगा। 15 मिनट की मेहनत के बाद बोला, एक आम की कीमत होगी 3/2 आने। वो सोचता था कि पिताजी इसे गलत बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, अब इसे और सरल करो। इसके बाद उसे कुछ समझ में आने लगा। उसने आधा घंटा और मेहनत की और बताया, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। ये कहकर वो जोर से रो पड़ा। शाम को 5 बजे जब पिताजी क्लब जाने के लिए तैयार होने लगे, उन्हें पछतावा होने लगा कि दोपहर भर वे बेटे को इतना परेशान करते रहे। तुम मेरे साथ क्लब चलना चाहोगे? बेटे को सिर झुकाए खंबे के पीछे खड़ा देखकर वे बोले। स्वामीनाथन खुश होकर भीतर घुस गया और 5 मिनट में कोट पहनकर टोपी लगाकर वापस आ गया। पिताजी ने सिर से पैरों तक उसे देखा और पूछा, इससे ज्यादा अच्छे कपड़े तुम्हारे पास नहीं हैं?
स्वामीनाथन ये सुनकर उदास हो गया। पिताजी ने उसकी मां को आवाज दी, लक्ष्मी, और उसके आने पर पूछा, बक्से में स्वामी की कोई अच्छी ड्रेस होगी? इसे जरा साफ कपड़े पहना दो। मां ने जवाब में कहा, अब इस वक्त ड्रेस की फिक्र मत करो, यही कपड़े ठीक हैं। अब बक्स कौन खोलेगा? चाबियां पता नहीं कहां रखी हैं, और मैं बच्चे के लिए दूध बना रही हूं। लेकिन इसकी अच्छी ड्रेस गई कहां? कौन सी ड्रेसें? पिछली गर्मियों के बाद तुमने 1 इंच कपड़ा नहीं खरीदा है। मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ महीने पहले जो मैं 12 का बहुत सा कपड़ा लाया था वो कहां गया? उन्होंने ये पूछ तो लिया, लेकिन मन में ये भी तय कर लिया कि बुध के दिन शाम को लड़के को दर्जी के यहां जरूर लेके जाना है। स्वामीनाथन ने मां के जवाब का बुरा नहीं माना, बल्कि उसे यह अच्छा लगा, क्योंकि अगर वो साफ कपड़े तलाश करने में लग जाती तो हो सकता है पिताजी उसे छोड़कर ही क्लब चले जाते। एक कार ने घर के सामने आकर हॉर्न बजाया। पिताजी ने मेज से टेनिस का रैकेट उठा लिया और बाहर चले। उनके पीछे स्वामीनाथन भी चला। ब्लेजर पहने, जो स्वामी को बहुत अच्छा लगा, एक शानदार आदमी स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड इवनिंग। और स्वामीनाथन को डर लगा कि कहीं ये आदमी उसे कार में बिठाने से इनकार ही न कर दे, लेकिन उसका ये डर उसके अगले वाक्य को सुनकर एकदम काफूर हो गया। हेलो श्रीनिवासन, आज साहबजादे को भी क्लब ले चल रहे हो क्या? ठीक है। स्वामीनाथन पीछे की सीट पर जा बैठा और पिताजी सामने अपने दोस्त के साथ बैठ गए। कार तेजी से आगे बढ़ी। स्वामीनाथन बहुत उत्साहित हो उठा और सोचने लगा कि काश उसके साथी इस वक्त उसे देख लेते। क्लब पहुंचकर कार फाटक के भीतर घुसी और वहां पहले से खड़ी 5-6 कारों के साथ जाकर खड़ी हो गई। वो पिताजी को टेनिस खेलते देखता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि तीनों कोर्टों में जितने लोग खेल रहे हैं उन सब में वे ही सबसे अच्छे हैं। स्वामीनाथन ने नोट किया कि उसके पिता जब कभी बॉल मारते हैं कोई भी उसे रोक नहीं पाता और बॉल सीधी स्क्रीन से जा टकराती है। उसने ये भी देखा कि बॉल पिक करने वाले को बहुत खतरे होते हैं। ये सब देखकर स्वामीनाथन का मन एकदम प्रसन्न हो उठा। यही एक बात कि वो यहाँ मौजूद है और खेल देख रहा है उसे महत्वपूर्ण बना रही थी। कल वो अपने दोस्तों को ये नई बात बताएगा। वो धीरे से उठा और स्क्रीन के पास जाकर पिताजी के पीछे खड़ा हो गया। यहाँ आने से पहले उसने देखा कि खाकी ड्रेस में जो छोटा सा आदमी खड़ा है वो कहीं उसे वहां खड़े होने से रोक ना दे, लेकिन वो लड़का तो गेंदों को जमीन से उठाने और खिलाड़ियों को वापस देने में ही लगा था। स्वामीनाथन वहां करीब 10 मिनट तक खड़ा रहा। यहां से पिताजी का खेल उसे ज्यादा अच्छा दिखाई देता था और उनके बल्ले से गेंद के टकराने पर ट्विंग की जो आवाज होती वो उसे बहुत अच्छी लगती। खाकी ड्रेस पहने लड़के को स्वामीनाथन देर तक देखता रहा। उसे ये पहचाना हुआ लगा। उसकी आंखें झपकने लगी और उसे विश्वास ही नहीं हुआ। ये तो गाड़ी वाले का लड़का है। सिर्फ खाकी कपड़े पहनने से जरा सा बदल गया है। अब लड़के ने भी घूम कर उसे देखा। पहचान कर उसने दांत निकाले और जेब से चाकू निकालकर हवा में ऊपर उठा दिया। स्वामीनाथन डर से कांपने लगा। चुपचाप वहां से हटकर अपनी पिछली जगह पर आ गया, जो उसके दुश्मन से काफी दूर थी। खेल खत्म होने के बाद पिताजी जब वापस चले तो स्वामीनाथन उनके पीछे न चलकर जरा सा आगे चलने लगा, क्योंकि उसे डर लगा कि कहीं पीछे से लड़का उसे चाकू न मार दे। स्वामी, मेरे आगे मत चलो, तुम मेरे पैरों से दब रहे हो ना। स्वामीनाथन ने बेमन से उनकी बात मान ली, लेकिन चलते हुए अपने पीछे और आगे ध्यान से देखता रहा। उसने एक तेज सा पत्थर भी उठा लिया जिसे जरूरत पड़ने पर मारा जा सके। कोर्ट से क्लब की इमारत 10-12 गज ही दूर थी, लेकिन स्वामी को यह दूरी 1.5 मील की बराबर महसूस हुई। ताश खेलने वाले कमरे में पिताजी के बराबर बैठकर उसे कुछ धीरज बंधा। वातावरण में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। पिताजी बड़े उत्साह से ताश की गड्डी फेंट रहे थे और पत्ते खेल रहे थे। दुनिया में ये जगह सबसे सुरक्षित थी। यहाँ पिताजी और उनके बहुत से दोस्त थे, जिनके रहते यहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं था। गाड़ी वाले का लड़का यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन ने खिड़की से बाहर झांका तो आसमान में हजारों सितारे देखकर उसे कुछ परेशानी महसूस हुई। ताश का खेल जब खत्म होगा और पिताजी घर जाने को उठेंगे तब तक बहुत अंधेरा हो जाएगा। घंटे भर बाद पिताजी खेल खत्म करके उठे। स्वामीनाथन का डर फिर बढ़ने लगा था और इमारत की आखिरी सीढ़ियां उतरते हुए उसे परेशानी होने लगी। चारों तरफ छाए अंधेरे में खतरे भरे लगते थे। इसमें शक नहीं कि पिताजी और उनके दोस्तों के बीच वो बिल्कुल सुरक्षित था और ये सोचकर उसे राहत मिलती थी। फिर भी स्वामीनाथन को लगा कि अगर वे सब लोग मिलकर उसे कार तक पहुंचा देते तो कितना अच्छा होता। उसे जितनी भी सुरक्षा दी जा सकती थी मिलती तो उसे बड़ा संतोष होता। हो सकता है इस बीच वो लड़का अपने और भी साथियों को इकट्ठा कर लाया हो और हमला करने के लिए बाहर इंतजार कर रहा हो।
वो सामने होकर भी नहीं चल सकता था, क्योंकि एक तो इससे उनके चलने में बाधा पड़ती और उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि कार तक पहुंचने के लिए कितनी दूर चलना है। पिताजी के पीछे चलना भी ठीक नहीं था, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि वो कार तक पहुंच ही ना पाए। इसलिए वो इस तरह अगल बगल कदम रखता हुआ चला जिससे आगे और पीछे एक साथ देख सके। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तय किया कि पिताजी को खतरे की बात बता दे और सुरक्षा की मांग करे। पिताजी। हाँ बेटे। अचानक स्वामीनाथन को ख्याल आया कि गाड़ी वाले के लड़के के बारे में पिताजी को न बताना ही ठीक रहेगा, भले ही स्थिति गंभीर क्यों ना हो जाए। क्या चाहिए बेटे? पिताजी ने फिर पूछा। अब हम घर जा रहे हैं। हाँ। पैदल जाएंगे? नहीं, वहां गाड़ी खड़ी है गेट के पास। जब वे गाड़ी के पास पहुंचे तो स्वामीनाथन सबसे पहले उसमें घुस गया और पिछली सीट के बिल्कुल बीच में जा बैठा। उसे अभी भी हमले का संदेह था। पिताजी के दोस्त गाड़ी चलाने में जल्दी नहीं कर रहे थे। स्वामीनाथन पीछे की सीट पर चुपचाप अकेला बैठा था और दोनों दोस्त आगे की सीटों पर थे। अब भी गाड़ी वाले का लड़का उसे खींचकर बाहर निकाल सकता है और उसे मार सकता है। आखिरकार गाड़ी चली। उसका इंजन घुरघुराया और स्वामीनाथन को ये आवाज बड़ी मधुर लगी। वो फाटक से बाहर निकली और तेजी पकड़ने लगी। स्वामीनाथन ने अपनी धोती का एक कोना ऊपर उठाया और माथे से टपकता पसीना पोंछ लिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 11वां अध्याय, पिताजी के साथ।